जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंस करना सीख गए थे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या होगी। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। देखो भाई, हमने पढ़ा था यहाँ पे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार क्या पढ़ा था भाई? कोशिका के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं भाई? तो दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक हमने पढ़ा था भाई, यहाँ पे क्या पढ़ा था? एक होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, ओके। एक होता है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ओके। अब यूकैरियोटिक का दो हिस्सा पढ़े थे हम लोग। कौन कौन सा पढ़े थे भाई? तो हमने पढ़ा था आपका एनिमल सेल और एक पढ़ा था हमने प्लांट सेल, ओके। यहाँ तक दोस्तों हमने कवर किया था कि कोशिका का जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ सेल जो होता है, दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो होता है एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल में दो भागों में ये बट जाता है, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों हमने कवर किया था पिछले वीडियो में। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक में। इन दोनों के बीच में डिफरेंट हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। नहीं देखिए तो जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखो, आज हम लोग बेसिक रूप से पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देख भाई, प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है कि ये क्या होता है? अविकसित होता है, अविकसित। अब अविकसित कहने का मतलब ये है कि इसमें सब चीज़ नहीं पाया जाता है। सब चीज़ कहने का मतलब है कि जैसे कोशिका है, ये क्या भाई? कोशिका है। कोशिका के अंदर में कितना सारा पार्ट्स होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, और सेंट्रोसोम हो गया ना, और वैक्यूल्स होता है, प्लास्टिड होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं, कितने सारे हैं? एक कोशिका के अंदर में इतने सारे पार्ट्स लगे हैं, मतलब पूरी तरह से ये क्या है? विकसित है, पूरी तरह से विकसित है ना। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें केवल ये होता है, देखो, प्रोकैरियोटिक में केवल ज़्यादा कोशिकाएं के अंदर भाग नहीं लगी होती है। इसमें मुश्किल से क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है पहला, दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तीसरा क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ये जो होता है ना, क्या होता है? एक इसमें और होता है वैक्यूल्स, जिसको कहते हैं क्या? रिक्तिका हिंदी में शायद कहते हैं ना, वैक्यूल्स होता है। तो इसमें एक दो तीन चार चीज़ इसमें, जबकि इसमें देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, कितना एक छोटा सा परिवार में कितना परिवार है। जबकि इसमें देखो तो एक है खाली सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है और कोशिका द्रव्य है। तो इसमें चार ही, मुश्किल से 3-4 पार्ट इसमें है, जबकि इसमें देखो कितना पार्ट है। तो ये पूरी तरह से क्या होता है? विकसित होता है। और ये जो हिस्सा होता है ये होता है यूकैरियोटिक का। जिसमें विकसित होता है वो किसका हिस्सा होता है? तो यूकैरियोटिक का। और जो विकसित नहीं होता है वो किसका हिस्सा होता है? प्रोकैरियोटिक का। हम लोग दोस्तों जो आते हैं यूकैरियोटिक में आते हैं, हम लोग की कोशिकाएं क्या होती है? बड़ी होती है। हम लोग की कोशिकाएं बड़ी होती है, एनिमल सेल की कोशिकाएं बड़ी होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक की बात करें, इसकी बात करें, ये वाला और ये वाला किसका है? तो इसका है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि हम लोग की कोशिकाएं क्या है? बड़ी बड़ी होती है। बड़ी उतने भी नहीं होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा हम लोग की कोशिकाएं बड़ी होती है। अब प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है कि अविकसित है। अविकसित का कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे हमें जो बीमारी से ग्रसित करते हैं, वायरस हो गया है ना, अब कौन सा आया था? फंगस, जीवाणु, जितने सारे होते हैं, क्या बोल सकते हैं, और बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव हैं जो हमें क्या करते हैं? संक्रमण करने का काम करते हैं। कोरोना आया था, दिख रहे हैं? कोरोना क्या एक तरह का, वो भी वायरस ही है, छोटा जीव है, लेकिन विकसित नहीं है पूरी तरह से। अब इसके पीछे विकसित क्यों नहीं? क्योंकि उसमें सभी भाग नहीं हैं। जिस तरह इसमें है, उसका भी जो सेल बना होगा इसी तरह बना होगा। उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा वो भी बनाता होगा, गोल्जी बॉडी वो भी काम करता होगा, सेंट्रोसोम वो भी काम करता होगा, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड,
सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब काम करता होगा वो भी, लेकिन उसमें छोटे जो जीव होते हैं जो हमें बीमारी से संक्रमण करते हैं उसमें उतने पार्ट्स नहीं लगे रहते हैं। इस वजह से उन लोग जो जनन प्रक्रिया होता है ना बहुत जल्दी होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि रिप्रोडक्शन दोनों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन किस में होगा, मतलब तेज़ी से जनन किस में होगा, तेज़ी से जनन तो प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि छोटा होता है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, आराम से वो रिप्रोडक्शन कर देता है। लेकिन हम लोग मनुष्य में जो मेमल्स होते हैं यूकैरियोटिक में आते हैं और इसमें जनन की प्रक्रिया थोड़ा सा धीमी होती है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। चलो, तो हमने अभी पढ़ना है भाई क्या, हमें पढ़ना है अभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलो एक फिर बनाते भाई। पूरा गोला नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, मेरे पास तो मार्कर है, हम इसको गोला कर ही देंगे। चलो ठीक है, ये क्या है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और ये जो आपका रहा वो यूकैरियोटिक रहा, कैरियोटिक। ठीक, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हिस्सा किसका है तो प्रोकैरियोटिक का है, ये हिस्सा किसका है तो यूकैरियोटिक का। और दोनों में जो आएगा ये इसमें आएगा, ये वाला जो कॉलम बना हुआ, 3 कॉलम यहाँ पे है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो ये वाला हिस्सा केवल प्रोकैरियोटिक में जाएगा, ये वाला हिस्सा केवल यूकैरियोटिक में जाएगा, और ये हिस्सा जो है जाएगा आपका वो दोनों में जाएगा। कि दोनों में कॉमन क्या है, क्लियर यहाँ तक समझ में आया। चलो अब ध्यान समझना भाई, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है वो कैसी होती है तो अविकसित होती है, अविकसित होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये विकसित होती है। क्यों होता है भाई, ध्यान समझिएगा। अभी जस्ट बताए थे हम लोग कि कोशिका के अंदर में कितना सारा पार्ट्स लगे हैं, सभी पार्ट्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है, प्लास्टिड है और न्यूक्लियस है। तो जिसमें सभी पार्ट्स रहेंगे वो किसका हिस्सा हो जाएंगे, यूकैरियोटिक का। लेकिन जिसमें केवल कुछ ही पार्ट रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, कोशिका द्रव हो गया और रिक्तिका हो गया, वैक्यूल्स हो गया, कुछ ही पार्ट रहते हैं, वो किस में जाएगा प्रोकैरियोटिक। अब जब कोई कुछ ही पार्ट में रहेगा, जैसे घर में एक परिवार है, ठीक है, घर में एक परिवार है और 2-4 आदमी उसमें लगे हैं, 2-4 आदमी उसमें लगे हैं, तो विकसित है कि अविकसित है, अविकसित है, क्योंकि उसमें उतना बड़ा घर में मुश्किल से 2-4 आदमी ही रह रहे हैं, तो अविकसित है। जितना मात्रा में घर बड़ा है उतना मात्रा में आदमी भी होना चाहिए, तब ना कहेंगे कि वो घर क्या विकसित है। अब बड़ा सा महल बना दिए हैं और महल में मुश्किल से 2 आदमी रह रहे हैं, तो विकसित घर कहलाएगा, नहीं, विकसित परिवार वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें उतना परिवार है ये नहीं है। सेम वही काम है प्रोकैरियोटिक में, इसमें मुश्किल से 2-4 चीज़ें रहती है, क्या क्या रहती है, न्यूक्लियस रहती है, वैक्यूल्स रहती है, कोशिका द्रव रहती है और सेल मेम्ब्रेन रहती है मुश्किल से। ठीक है, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक में तो सभी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, न्यूक्लियन, प्लास्टिड सब रहता है इसमें। ठीक है, तो ये इस वजह से ये विकसित होता है और इस वजह से ये अविकसित होता है। ठीक है, ध्यान समझिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है ना आकार में छोटा होता है, छोटा होता है। छोटा कहने का मतलब है कि छोटा जीवाणु, जो वायरस कोरोना जो आया था कितना छोटा होगा, है ना, छोटा था ना। अब क्या करता भाई, छोटा जो था वो छोटा ही था, उसके के अंदर में जो कोशिकाएं के अंदर में पार्ट्स हैं वो और छोटी होगी। एक तो ऑलरेडी ऊपर से छोटा है, ऊपर में उसके जो अंदर वाला पार्ट्स है वो भी तो छोटा होगा। ऐसा थोड़ी कि छोटा भाग है उसके अंदर में बड़ा बड़ा कोशिकाएं होगी से, नहीं, वो भी छोटा होगा। यूकैरियोटिक में हम लोग बड़े में आते हैं तो हम लोग की कोशिकाएं क्या होती है, प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा बड़ी होगी। तो ये जो कोशिकाएं होती है प्रोकैरियोटिक वो छोटी होती है और ये क्या होती है, बड़ी होती है, लार्ज भी, इसको स्मॉल और इसको लार्ज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आया, 2 पॉइंट समझ में आया क्या, कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है छोटा और ये क्या होता है बड़ा। अब देखना, नो एनवलप ऑन
न्यूक्लियस। ध्यान समझिएगा, नो एनवलप इन न्यूक्लियस, ऑन न्यूक्लियस, एनवेलप। ठीक है, कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के ऊपर में कवर नहीं होता है। देखो भाई, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर में कवर नहीं होता है। अब कवर जब नहीं होता है, जैसे मान के चलो आपको घर में कोई बंद कर दे और केवल दरवाज़ा को लगा दे, ताला नहीं मारेगा ना, केवल दरवाज़ा को लगा देगा, तो आप घर से बाहर जा सकते हैं, बाहर से अंदर, घर से बाहर, बाहर से अंदर, घर से बाहर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आपके घर के बाहर में कवाड़ी में न्यूक्लियस के ऊपर कवर कर दे, पूरी तरह से ताला मार दे, तो क्या आप घर से बाहर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर ये जो कवर वाला हिस्सा होता है वो नहीं होता है। समझ में? कवर वाला हिस्सा जो होता है वो नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कवर होता है, एनवलप होता है। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर कवर नहीं होता है न्यूक्लियस के ऊपर में, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के ऊपर में कवरिंग किया रहता है। देखो तो क्या लिखे, नो एनवलप ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, एनवलप ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर एनवलप रहता है, जबकि इसके ऊपर में न्यूक्लियस का एनवलप नहीं रहता है। सिंपल ये रहता है, कवरिंग इसमें नहीं रहता है। कुल मिलाकर समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, किसकी होती है? श्वसन की। कहाँ पे होती है? श्वसन की प्रक्रिया जो होती है कहाँ पे होती है? ध्यान समझिएगा। श्वसन की प्रक्रिया कहने का मतलब है, जैसे हम बताए थे कि भाई ये क्या है, मेरा ये कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। कोशिका में बहुत सारा पार्ट लगा हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है ना, न्यूक्लियस है, और क्या है? प्लास्टिड है। ये पेड़ पौधा का हिस्सा हो गया। तो कोशिका द्रव कहने का मतलब है कि इसके अंदर में एक लिक्विड भरा होता है। ध्यान समझिएगा, इसके अंदर में एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और ये कोशिका द्रव जो होता है दोस्तों, इन कोशिकाओं के अंदर में जो पार्ट लगे हैं उसको आपस में टकराने से बचाता है। पुरकुंजे ने इसकी खोज किया था, कोशिका द्रव की खोज पुरकुंजे ने किया था, और हेक्सले ये बताया था कि ये जीवन का आधार है। ठीक है, तो ये जो होता है, क्या होता है? कोशिका द्रव जो होता है कोशिकाओं के अंदर में जो पार्ट्स लगे हैं उसको आपस में टकराने से बचाता है। ठीक है, तो जो भी श्वसन की प्रक्रिया होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, वो किसके पास जाता है? तो इसी कोशिका द्रव के पास जाता है। यही सब कोशिका द्रव के पास श्वसन की प्रक्रिया होती है। लेकिन मनुष्य की बात करें, यूकैरियोटिक जो बड़ी कोशिकाएं होती है उसमें जो है ना श्वसन होता है वो किसके पास होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। जबकि इसमें किसमें होता है? तो कोशिका द्रव के पास होता है, कोशिका द्रव। क्लियर? कोशिका द्रव के पास इसमें होता है। ठीक, क्लियर यहाँ तक? चलो ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ मेरी तरफ देखो भाई, मेरी तरफ देखो। तीन चीज़ें हमें समझ में आई कि जो प्रोकैरियोटिक होता है छोटा होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है? बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस के ऊपर एनवलप होता है उस नहीं होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें एनवलप होता है, कवरिंग किया रहता है। श्वसन का जो प्रक्रिया होता है प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव में होता है, जबकि श्वसन जो की प्रक्रिया जो होता है यूकैरियोटिक में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, कि जो इसमें भी है और इसमें भी। ये दोनों स्पेशल हो गया प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का। देख लो, प्रोकैरियोटिक में इतना नहीं होता है, स्पेशल्स में। अब दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन चीज़ें क्या होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। ठीक है, बता दो। पहला बता दो भाई कि सीलिया होगा। सीलिया हम क्या बताए थे? क्या बताए थे? यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में देखो बताए थे भाई कि ये क्या है, किसका हिस्सा है? तो ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है, छोटी कोशिका है। तो इसके ऊपर में एक कांटे की जैसी संरचना होगी, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीलिया।
और इसी में एक बड़ी जैसी संरचना होगी इस तरह का, जिसको क्या कहते हैं, फ्लैजेला। ठीक है, तो ये जो होगा दोनों में होगा। यूकैरियोटिक में हम लोग पढ़े थे भी जंतु कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में हम लोग पढ़े थे कि पादप कोशिका क्या है, उसका जो बाहरी वाला पार्ट है, पादप कोशिका मतलब जीवाणु भी एक पादप कोशिका है, याद रखिएगा। जीवाणु क्या है, एक पादप कोशिका है। तो ये कोशिका की जो बाहरी वाली आउटर मोस्ट सेल एरिया है, उसमें एक कांटे की जैसी संरचना होती है, जो इस सेल को, जो ये कोशिका को मूव करने में मदद करती है, एक कोशिका को मूव करने में मदद करती है। तो इसको कहते हैं सिलिया। और इसी के जैसा एक बड़ा बड़ा संरचना होता है जिसका नाम दिया गया फ्लैजेला। तो ये दोनों में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। ठीक है, तो सिलिया में लिखा और लिखना हमको फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला भाई दोनों में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। दोनों कोशिकाएं में सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, क्योंकि उसको मूव करना होता है। अब मूव करने का काम कराता है यही सिलिया और फ्लैजेला। 2 पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, जीव द्रव दोनों में होगा? जीव द्रव साइटोप्लाज्म, देखो ये तो दोनों होगा, ये जो होगा दोनों में होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होगा और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होगा। हाँ, अंतर ये है कि जो शोषण जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव के पास होगा, लेकिन जो शोषण होता है यूकैरियोटिक में वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा। लेकिन कोशिका द्रव तो दोनों में होगा, कोशिका द्रव दोनों में होगा, जिसको कहते हैं जीव द्रव। ठीक है, दोनों में होगा। जीव द्रव क्या होगा? दोनों होगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण होगा? प्रकाश संश्लेषण बता दो, प्रकाश संश्लेषण होगा? अब हमको यहाँ बता दो ये कि हमने बताया था आपका अभी कि जीवाणु जो है, जीवाणु वो किस में जाएगा, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? तो जीवाणु बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना, वो किस में जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। इसकी वजह से दोस्तों हम लोग बीमार होते हैं, संक्रमण फैलते हैं हम लोग में, बीमारी की मात्रा बढ़ती है जीवाणु की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक में। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जीवाणु जो है ये क्या है? पादप कोशिका है। क्या है? पादप कोशिका है। जीवाणु क्या है? एक पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका है तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता होगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया इसमें होता होगा। पादप मतलब पेड़ पौधे, पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा होता है। पादप मतलब पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है। आपका सटीक एग्जाम्पल जो दिया हमने जीवाणु का दिया कि जीवाणु एक पादप कोशिका होती है। जीवाणु एक पादप कोशिका होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस होता है। तो ये मेरा प्रोकैरियोटिक में हो गया। हम लोग समझ में आ गया कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रोकैरियोटिक में होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीवाणु एक पादप कोशिका है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया जीवाणु। लेकिन यूकैरियोटिक में हम लोग में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हम लोग में तो नहीं होता है। होता है? नहीं होता। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण दोनों में क्यों रखें हम लोग? ये समझ में आ गया। प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में तो हम लोग आते हैं, बड़े जीव आते हैं। होता है हम लोग में? नहीं होता है। तो याद कीजिए भाई कि हमने अभी पढ़ा था जस्ट अभी कि प्रोकैरियोटिक जो है वो, सॉरी, यूकैरियोटिक जो है उसका 2 भाग होता है। कौन कौन? तो प्लांट सेल और होता है एनिमल सेल। पढ़े थे अभी यूकैरियोटिक, अभी 2 भाग पढ़े थे हम लोग कि यूकैरियोटिक जो होता है 2 भाग में बढ़ता है। सेल के प्रकार पढ़े थे कि होता है प्रोकैरियोटिक, ये होता है यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में 2 हिस्सा होता है, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, लेकिन प्लांट सेल में तो प्रकाश संश्लेषण होगा। ध्यान समझिएगा। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण इसमें रखा है, फोटोसिंथेसिस रखा है, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। यूकैरियोटिक को हम लोग 2 भाग में बांटे थे। ये यूकैरियोटिक हिस्सा है ना, इसको 2 भागों में बांटे थे हम लोग। और 2 भाग कौन था? तो एक प्लांट था, एक एनिमल था। तो एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एनिमल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, हम लोग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। लेकिन इसी का भाग एक और था, प्लांट सेल, उसमें तो प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे कॉमन में रखा है, दोनों के लिए रखा है। ठीक है, अच्छा, और बता दो, झिल्ली होगा दोनों का? झिल्ली दोनों में होगा, झिल्ली जो होगा दोनों में होगा। एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, भित्ति। भित्ति कहने का मतलब है सेल वाल।
सेल वाल भी दोनों में होगा, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। अब बता दो कि सेल वाल दोनों में कैसे होगा। हम लोग में पता है कि भित्ति जो होता है, सेल वाल जो होता है, वो पता है कि प्लांट सेल में होता है। पादप कोशिकाएं में सेल वाल होती है, जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होती है। अभी हम लोग पढ़े थे कोशिका झिल्ली जो होता है एनिमल में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होता है प्लांट में होता है। तो ये भित्ति इसमें आ गया, यूकैरियोटिक में आ गया। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, बता दो। प्रोकैरियोटिक में ऐसा कौन सा जीव है जिसमें भित्ति पाया जाता है। यूकैरियोटिक में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसमें क्या पाया जाता है, भित्ति पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में तो पता चल रहा है हमको, यूकैरियोटिक में इसको दो भाग बांटे थे हम लोग, प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट की जो कोशिकाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो बाहरी परत होता है वो कोशिका भित्ति होता है। इसमें दो होता था, जैसे चौकर होता है, चौकर आकार का होता है भाई। तो जो अंदर वाला होता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और बाहर वाला बोलते हैं सेल वाल। तो सेल वाल तो हो गया, कोशिका भित्ति तो बाहर में इसमें हो गया यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन हम इसमें जानना चाहेंगे कि प्रोकैरियोटिक में सेल वाल किस में होता है, बता दो। पेप्टिडोग्लाइकन नाम सुने आप लोग, पेप्टिडोग्लाइकन, इसी का जीवाणु का जो बाहरी वाला परत है। जीवाणु क्या एक तरह का पादप कोशिका है और जीवाणु किस में जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक में। इसका जो बाहरी वाला पार्ट है, बाहरी वाला जो कवच है वो किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन। देखो पेप्टिडोग्लाइकन किसका होता है, जीवाणु का। जीवाणु एक तरह का क्या है, पादप है। और पादप देखो, जीवाणु एक तरह का प्रोकैरियोटिक में जाएगा क्योंकि छोटा जीव है, और जीवाणु क्या एक तरह का पादप कोशिका है। और पादप कोशिका का जो बाहरी वाला पदार्थ होता है जीवाणु का, वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। लेकिन इसमें ये वाला प्लांट का जो बाहरी परत होता है किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, याद रहेगा सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। क्या प्लांट में जो बाहरी परत होता है वो वाला सेलुलोज का बना होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और चीज़ क्या पाया जाएगा इसमें, राइबोसोम पाया जाएगा। अब बता दो, अब हमें बता दो कि राइबोसोम इसमें कौन सा पाया जाएगा और राइबोसोम इसमें कौन सा पाया जाएगा। अभी हम पीछे बताए थे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अविकसित होता है, इसको उतना मात्रा में ऊर्जा बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, जिस वजह से ये क्या बनाता है, 70S बनाता है और ये हल्का भी होता है। और राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक में, इससे तो बड़ा काम करना पड़ता है। यूकैरियोटिक कोई भाग बांटे हैं प्रोकैरियोटिक का, नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक देखो दो भाग में बांटे हैं, एक प्लांट में बांटे हैं, एक एनिमल में बांटे हैं। तो इसका वर्क ज़्यादा है, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बनाने में ज़्यादा काम लगेगा। तो इसका राइबोसोम कितना वाला होगा, तो 80S वाला होगा, 80S वाला होगा, जबकि इसमें कौन सी होगा, 70S वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। ठीक है, एक बार इसे आप देख लो। अब दोस्तों यहाँ से स्पेशल रूप से जो इसमें यूकैरियोटिक में जो पाया जाएगा, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखो यूकैरियोटिक में जो हिस्सा पाया जाएगा स्पेशल इसमें पाया जाएगा, ठीक है, और किसी में नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा किस में होगा, तो यूकैरियोटिक में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जब होबे करेगा तो गोल्गी बॉडी भी हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रोसोम भी हो जाएगा और एक लाइसोसोम भी हो जाएगा। ये सारा सब किस में होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं में होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं में होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में नहीं होती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। तो ये था दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंट। एक बार देख लेते हैं फिर से। प्रोकैरियोटिक क्या होता है भाई, छोटा होता है, और यूकैरियोटिक क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवर नहीं होता, इस वजह से इसमें जो जनन की प्रक्रिया होता है बहुत तेज़ी से होता है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोकैरियोटिक में बहुत जल्दी हो जाता है। दिखता है कोई बीमारी होता है तो कितना जल्दी फैल जाता है बीमारी पूरा शरीर में। एक जगह कहीं घुसा तो उसको वहाँ पे रहने देता है, लेकिन वहाँ पे नहीं रहता है, वो पूरी कोशिका पूरा बॉडी में फैल जाता है वो। तो इसमें जो विभाजन होता है किसका, प्रोकैरियोटिक का जो जीव होता है, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, फंगस हो गया, जो भी हमें बीमारी ग्रसित करते हैं, वो क्या करते हैं, अपना विभाजन बहुत जल्दी करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस के ऊपर कोई एनवेलप नहीं रहता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो जैसे पर तैसे वो विभाजन करके नया नया बनाते चलता है और पूरा कोशिका में भर जाता है, पूरा बॉडी में भर जाता है वो।
फिर बीमारी से हम लोग ग्रसित कर देता है और पूरा बॉडी पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये होता है। इसके ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवर नहीं होता, जिस वजह से रिप्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें एनवलप ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, एनवलप होगा, कवर लगा होगा, जिससे उतना जल्दी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। श्वसन जो होता है कोशिका द्रव में होता है, बताया था भी, छाप के भी आपको। और इसमें जो श्वसन होता है कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव में होता है श्वसन। ठीक है, अच्छा अब इतना था दोनों के लिए स्पेशल। अब दोनों में कॉमन क्या क्या चीज़ें थी, तो सीलिया थी दोनों में। सेल है तो बाहरी वाला पार्ट तो सीलिया कहलाएगा ही, फ्लैजिला होबे करेगा, क्योंकि छोटी रहेगी तो सीलिया और बड़ी रहेगी तो फ्लैजिला। और जीव द्रव तो दोनों में होगा, साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, जिसे जीवन का आधार कहा जाता है। पुरकिंजर साहब ने इसकी खोज किया था, खोज किए थे, है ना, पुरकिंजर साहब ने इसका खोज किए थे जीव द्रव को। ठीक है, साइटोप्लाज्म को। प्रकाश संश्लेषण दोनों में होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण देखो भाई, जीवाणु है, जीवाणु की तरह का क्या है, पादप है, पेड़ पौधा में जाता है, और पेड़ पौधा में पता है हम लोग को कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो इसमें प्रोकैरियोटिक में हो गया है, लेकिन यूकैरियोटिक में इसको दो भाग बांटे थे हम लोग, प्लांट में और एनिमल में। तो एनिमल में नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण, लेकिन प्लांट में तो होगा। ठीक है, तो कॉमन चीज़ें हमें लिखनी थी यहाँ पे, वो लिख दिया। झिल्ली तो दोनों में होगा, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। भित्ति जो होगा वो पादप की जो होती है, जीवाणु की भारी परत जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि इसमें यूकैरियोटिक में दो हिस्से बांटे थे हमने, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट का जो बाहरी परत होता है उसको बना जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। राइबोसोम, इसको कम मात्रा में ऊर्जा बनाने की ज़रूरत होती है, इस वजह से 70s रखा, ये हल्का होता है, जबकि ये 80s रखा, क्योंकि इसको ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनाने की ज़रूरत होती है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। स्पेशल रूप से ये किस में जाएगा, तो यूकैरियोटिक हिस्सा में जाएगा। तो ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, थ्योरी बना के आप, है ना, बहुत कुछ यहाँ से डिफरेंट आप लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ देख लो भाई, एक बार देख लो अब इसे। एक चीज़ दोस्तों आप लोग और समझ लो कि देखो, ये क्या था मेरा, ये क्या था, ये मेरा सेल था। ठीक है, ये क्या था, मेरा सेल था। अब सेल के अंदर में ध्यान समझिएगा, सेल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें थी। कौन सी थी भाई, तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी था, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, राइबोसोम था, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। इतने सारे चीज़ थे एक सेल के अंदर में, इतने सारे चीज़ें थी। ठीक है, तो ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं कोशिका के अंदर होती है। ठीक है, अब हमें ये बता दो कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सारे चीज़ों में ध्यान समझिएगा, किसको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी खपत करना पड़ता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, किसको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है, बता दो। तो याद रखो भाई, यहाँ पे अब पढ़े हैं तो बता सकते हैं, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बनाने की ज़रूरत होता है, बहुत मात्रा में इसको क्या होता है, ऊर्जा बनाने की ज़रूरत होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम डिटेल से देखेंगे अंदर से तो इस तरह दिखेगा, थोड़ा सा लंबा। ठीक है, अब इसके अंदर में एक क्रेब्स चक्र चलता है, ये क्रेब्स चक्र, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र। अब ये क्या करता है ससुरा, अपने पास में 70S का प्रोटीन निर्माण करता है। देखो राइबोसोम कहाँ है, इसमें राइबोसोम का तो पता है कि प्रोटीन निर्माण काम करने करता है। तो ये राइबोसोम जो होता है सबको तो देता ही है, प्रोटीन जो होता है सबको देता है, सबको बांट के देता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा और सबको देगा ये प्रोटीन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो वो अपने आप को पूरा नहीं कर पाता है। तो खुद के पास 70S वाला राइबोसोम बनाएगा वो खुद के पास, और वो किसी को नहीं बोलेगा, किसी को नहीं बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया कि मेरे पास क्या है, 70S का प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको इतना मात्रा में ऊर्जा बनाना होता है कि राइबोसोम उसको नहीं दे पाता उतना मात्रा में, क्योंकि सब काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ऊर्जा बनाने का काम वही होता है, ऊर्जा बना लिए उसके बाद भेजने का काम तो आसानी से हो जाएगा। ऊर्जा अगर मान चलो कहीं पे हम लोग तार फैक्ट्री लगाते हैं बिजली का, तो वहाँ पे
कितना मात्रा में उसको रिफाइनिंग किया जाता है, प्रेशर में पानी को घुमा जाता है, तब जाके बिजली बनता है। अब भेजने में क्या दिक्कत है, हमको तार बिछा देंगे, करंट दे देंगे, करंट चल जाएगा। लेकिन बनाने में कितना दिक्कत होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है ना। तो उसको बनाने में काफ़ी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होता है। इस वजह से वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने पास 70S एक छिपा के रखता है। राइबोसोम तो उसको देता ही देता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है उसको और मात्रा में एनर्जी लेने के लिए तो खुद के पास से 70S ले लेता है। क्लियर? तो ये था। एक इसमें और हिस्सा है, एगो कौन हिस्सा है जो अपने पास 70S रखता है? बताओ, सोच के बताओ। ये पूरे सेल में एक इसमें और है जो अपने पास खुद का एक और 70 सेंटीमीटेशन कोएफिशिएंट रखता है। बता दो। देखो, वो हो जाएगा दोस्तों आपको प्लास्टिड, पी से प्लास्टिड, ठीक है, पी से प्लास्टिड। अब याद कीजिए कि प्लास्टिड को हम लोग 3 भाग बांटे थे, याद है? नहीं, क्रोमोप्लास्ट, लिक्योप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, 3 चीज़ बातें थे। तो प्लास्टिड को भी 3 काम करना पड़ता है, देख रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट, लिक्योप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हम डिटेल से भी नहीं बताएंगे, इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, जाके देखिए, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी वहाँ पे। तो सिंपल हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि प्लास्टिड को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो कौन सी काम करना पड़ता है? क्लोरोप्लास्ट, लिक्योप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो इसको भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होता है, जो राइबोसोम उतना मात्रा में नहीं दे पाता है। तो ये खुद का अपने पास क्या रखता है? 70S रखता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी 70S रखता है। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये बता दो हमें कि ये जो पूरी कोशिका है वो किसका हिस्सा है? तो यूकैरियोटिक का, क्योंकि ये क्या है? पूरी तरह से विकसित है, इसमें तो सभी चीज़ें लगी हुई है, यूकैरियोटिक का हिस्सा ये, ठीक है। लेकिन 70S वाला हम लोग पढ़े हैं अभी कि 70S वाला क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। 70S वाला क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। और 80S वाला क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक। अब हम यहाँ पे दिक्कत हो गया, दिक्कत की हो गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रखा कौन सी? 70S, और प्लास्टिड क्या रखा? 70S। है तो यूकैरियोटिक का हिस्सा, ये है तो ये यूकैरियोटिक का हिस्सा, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर में प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखने वाला वैसा कौन सा 2 चीज़ें हैं जो कोशिका के अंदर में है? कौन है? तो जंतु सेल में बात करें तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल में बात करेंगे तो प्लास्टिड हो जाएगा। समझ में आया टॉपिक? ध्यान समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? ऊर्जा बनाने का काम करता है, अपने पास ये खुद का एक 70S रखता है, और 70S किसका लक्षण होता है? तो प्रोकैरियोटिक का। लेकिन पूरी कोशिका किसका है? यूकैरियोटिक का। अब यूकैरियोटिक के अंदर में प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखने वाला क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। देख रहे हैं, खुद के पास 70S रख रहा है। हाँ, इसको राइबोसोम यहाँ पे 80S तो बना रहा है, ये 80S यहाँ पे बना रहा है, सबको दे रहा है, लेकिन खुद के पास ये छिपा के रखता है 70S। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखने वाला जंतु कोशिका में क्या है? तो हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर वही क्वेश्चन करेंगे कि यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक का लक्षण वाला, देखना है 70 सेंटीमीटर क्या किसका होता है? तो प्रोकैरियोटिक का। तो यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक का लक्षण रखने वाला पादप कोशिका में क्या होती है? तो क्या बोलेंगे? प्लास्टिड। क्लियर? तो ये था लास्ट टॉपिक। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस यही था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। एक बार इसे आप देख लो भाई, समझ लो, ठीक है। और मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, कैसे कैसे कौन चीज़ें क्या हो रही है, तो बस रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप लोगों से, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, चलिए इसके आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, ये मेरा बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो जब तक पूरा बायोलॉजी ख़त्म नहीं कर देते हैं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने आज तक पहुँचा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके आगे वाला पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा क्रोमोसोम, गुणसूत्र के बारे में। हम लोग जो गुणसूत्र में है, कितना जोड़ा है? 23 जोड़ा है भाई। कभी कभी देखते हैं कोई नपुंसक हो जाता है, किसी महिला को बांझपन हो जाता है, किसकी वजह से होता है? तो सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे, सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग सीख लिए यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में क्या डिफरेंट है, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।